हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर आरएएस। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आरएएस मेन। आरएएस मेन का जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड, और इस पेपर थर्ड की इकाई थर्ड है। इस इकाई थर्ड का जो खंड सा है, खंड सा, उस खंड सा में टॉपिक दिया है विधि। और आज हमारा जो टॉपिक होगा इसमें विधि की अवधारणा में स्वामित्व। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्वामित्व। आज हम स्वामित्व की अवधारणा पर विचार करेंगे कि स्वामित्व क्या होता है। तो चलिए, और साथ ही साथ हम ये स्वामित्व है, इस स्वामित्व हम आज स्वामित्व का अर्थ और स्वामित्व की अवधारणा क्या होती है उस अवधारणा पर विचार करेंगे। स्वामित्व का अर्थ और स्वामित्व की अवधारणा को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वामित्व, तो सबसे पहले हम स्वामित्व का अर्थ देखेंगे। स्वामित्व, तो स्वामित्व का अर्थ देखेंगे। स्वामित्व को हम अंग्रेजी में कहते हैं ओनरशिप। ओनरशिप, और ये ओनरशिप जो शब्द है, यानी कि ये जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है वो है ओनर और शिप। ओनर यानी कि मालिक। तो स्वामित्व का मतलब हुआ किसी भी वस्तु का मालिक होना। ठीक है, किसी भी वस्तु का मालिक होना। लेकिन मालिक होने के लिए उसके पास में कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जैसे पहली चीज़, वह उस वस्तु का वैधानिक मालिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैधानिक मालिक। और साथ ही साथ उस वस्तु का वह भौतिक मालिक भी होना चाहिए। भौतिक मालिक भी होना चाहिए। वैधानिक मालिक और भौतिक मालिक, ये क्या होता है? जैसे मान लो ये कार है, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं हम कि ये कार है, और इस कार का इस व्यक्ति को, जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को इस कार का मालिक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो उसका वैधानिक मालिक होनी चाहिए, एक भौतिक मालिक होना चाहिए, तभी वह इस कार का स्वामी कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं इस कार का जो स्वामित्व है वह इस व्यक्ति के पास है। ये हम तभी कहेंगे जब उसके पास में उसकी वैधानिक मालिक होना चाहिए, भौतिक मालिक होना चाहिए। वैधानिक मालिक का अर्थ है कि उसके पास में उस कार के कागज़ जो हैं होने चाहिए, और वो कागज़ भी इसी के नाम होने चाहिए। तो ये होता है वैधानिक मालिक। भौतिक मालिक का अर्थ होता है कि वह कार वर्तमान में इस व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए। इस व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि कागज़ इसके पास हैं और कार किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, तो इसका मतलब वह भौतिक रूप से उसके पास नहीं है, तो वह उसका स्वामित्व खो देगा, कुछ समय के लिए खोएगा। जैसे मान लो इसने इस कार को किसी को किराए पे दे दिया है, किराए पे दे दिया, तो कुछ समय के लिए, जब तक ये जो कार है किराए पे है, तब तक के लिए वो जो स्वामित्व है वो उसके पास नहीं है। स्वामित्व होने के लिए दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वैधानिक मालिक और भौतिक मालिक। इसी के साथ में एक अवधारणा आती है कब्जा। कब्जा जो है, कब्जे में क्या होता है? कब्जे में केवल और केवल जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, जो वस्तु होती है, कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे ये कार है, उसका केवल वो भौतिक मालिक होता है। कब्जे में व्यक्ति केवल भौतिक मालिक होता है, और स्वामित्व में व्यक्ति के पास में वैधानिक और भौतिक मालिक दोनों होता है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में देखेंगे, व्याख्यात्मक रूप में देखेंगे कि स्वामित्व, अभी हमने स्वामित्व समझा कि स्वामित्व एक्चुअल में होता क्या है। स्वामित्व के लिए व्यक्ति के पास में दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो उसके पास में वैधानिक मालिक होना चाहिए, भौतिक मालिक होना चाहिए। वैधानिक मालिक होने के लिए उसके पास में कागज़ जो होते हैं उसके नाम होने चाहिए, और कागज़, और जो कार है या कोई भी वस्तु है वह उसके पास में भौतिक रूप से होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वामित्व का तात्पर्य, स्वामित्व का तात्पर्य किसी वस्तु पर विशिष्ट वैधानिक, किसी वस्तु पर विशिष्ट वैधानिक एवं भौतिक अधिकार होना।
ठीक है, ये होता है स्वामित्व। हमने देखा वैधानिक अधिकार का मतलब देखा और बौद्धिक अधिकार का मतलब देखा। तो स्वामित्व का जो तात्पर्य होता है वो होता है कोई वस्तु होगी और उस वस्तु पर उस व्यक्ति का वैधानिक और भौतिक रूप से अधिकार होगा, जब भी हम उसको क्या कहेंगे कि उस वस्तु का उस व्यक्ति के पास में स्वामित्व है। अब ये स्वामित्व का जो विचार है कैसे आया? देखो, प्राचीन समय में जब हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो एक चीज़ हम पढ़ते हैं इतिहास में कि इतिहास का जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य था उसने वो जो घुमंतु जीवन व्यतीत करता था, उस घुमंतु जीवन के बाद में जब वो नव पाषाण काल में आता है, नव पाषाण में आने के बाद में वो पशुपालन करना शुरू करता है ना, और फसल उगाना शुरू करता है। तो इन सब कारणों से क्या होता है, इन सब कारणों से व्यक्ति बस्तियां बना के रहने लगते हैं। क्या करते हैं, वो बस्तियां बना के रहने लगते हैं। और जब बस्तियां बनेंगी, जब पशुपालन करेंगे, फसल करेंगे, तो क्या है, वो जितना भी क्षेत्र होता था आसपास, उस क्षेत्र को वो अपने कब्जे में लेना शुरू कर देते। यानी कि वो कहते कि ये क्षेत्र मेरा है, फलां क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र। तो इस तरीके से वो अपना पराया करने लग गए थे, तेरे मेरे पे विचार करने लग गए थे। यहीं से ये स्वामित्व की जो अवधारणाएं धीरे धीरे विकास करने लगी थी। और इस जो स्वामित्व की जो अवधारणा है उसका जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है वो दो जगह देखने को मिलता है। एक तो यूनान के विधि में हमें देखने को मिलता है प्राचीन, और एक भारतीय अपनी जो विधि है उसमें भी हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा जो स्वामित्व का अर्थ देखा हमने। स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? स्वामित्व का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का मालिक होना, मालिक वैधानिक रूप से और भौतिक रूप से, दो तरीके से मालिक होना। अब हम इसको देखेंगे कि स्वामित्व की जो अवधारणा है, स्वामित्व की अवधारणा क्या है? स्वामित्व की अवधारणा, स्वामित्व की अवधारणा, ये जो स्वामित्व की अवधारणा है या हमें स्वामित्व का जो दर्शन है, हमें दो चीज़ों को देखने को मिलता है। एक तो स्वामित्व की अवधारणा हमें पश्चिमी अवधारणा, स्वामित्व की पश्चिमी अवधारणा, और एक है स्वामित्व की भारतीय अवधारणा, भारतीय अवधारणा। ठीक है, इस तरीके से स्वामित्व की जो अवधारणा है वो दो तरह की अवधारणा, एक तो पश्चिमी अवधारणा यानी कि जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे वहाँ पे स्वामित्व की अवधारणा का विकास हुआ, एक भारत में स्वामित्व की अवधारणा का विकास हुआ। और ये स्वामित्व की अवधारणा है पश्चिम वाली, ये दो भागों में बटी हुई है। दो जगह हमें इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, एक तो रोमन विधि में और एक आंग्ल विधि में यानी कि अंग्रेज़ों की विधि में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्वामित्व की अवधारणा, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। पश्चिम की अवधारणा और भारतीय अवधारणा दो तरह की अवधारणाओं में विभाजित है। पश्चिमी अवधारणा को दो भागों में बांटा गया, एक तो रोमन विधि और एक आंग्ल विधि। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी अवधारणा में रोमन विधि क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। पश्चिमी अवधारणा में रोमन विधि, तो पश्चिमी अवधारणा में पहली है रोमन विधि। रोमन विधि में स्वामित्व की अवधारणा का कब विकास हुआ ये देखते हैं। रोमन विधि में स्वामित्व की अवधारणा का विकास, तो इसका स्वामित्व की अवधारणा का जो सबसे पहला विकास है, स्वामित्व की अवधारणा का सबसे पहले विकास रोमन विधि में हुआ। रोमन विधि में हुआ यानी कि सबसे पहले जो स्वामित्व की अवधारणा है वो कहाँ विकसित हुई थी? रोमन विधि में हुई थी। अब ये स्वामित्व की अवधारणा है रोमन विधि में, तो रोमन विधि में एक तो है स्वामित्व और वहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कब्जा। ठीक है, रोमन विधि में स्वामित्व को कहा गया है डोमिनियम, DOMINIUM, डोमिनियम। और जो कब्जा है उसको कहा गया है पोसेसियो।
रोमन विधि में जो डोमिनियम है उसका अर्थ बताया गया है कि वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर संपूर्ण अधिकार होना, वह क्या कहलाएगा? डोमिनियम कहलाएगा, यानी कि स्वामित्व कहलाएगा। और कब्जे का, पोसेसियो का जो अर्थ बताया गया है वह बताया गया है किसी भी वस्तु पर भौतिक रूप से नियंत्रण, भौतिक रूप से नियंत्रण, भौतिक रूप से नियंत्रण। ये जो रोमन विधि है इसमें संपूर्ण अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि स्वामित्व को महत्व अधिक दिया जाता है बजाय इस कब्जे के। रोमन विधि में स्वामित्व को अधिक महत्व दिया जाता है कब्जे के बजाय। अब सवाल आएगा आरएस मैंने इस प्रकार से कि रोमन विधि में स्वामित्व की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, तो उसमें आपको आंसर लिखना है, सटीक आंसर, कि स्वामित्व की अवधारणा का सबसे पहले विकास रोमन विधि में हुआ। रोमन विधि में स्वामित्व को डोमिनियम व कब्जे को पोसेसिव कहा जाता है। रोमन विधि में स्वामित्व का अर्थ होता है किसी वस्तु पर संपूर्ण अधिकार और कब्जे का अर्थ होता है भौतिक रूप से नियंत्रण। इस विधि में स्वामित्व को कब्जे से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ये होती है अपनी रोमन विधि में स्वामित्व की अवधारणा। अब हम देखें आंग्ल विधि में स्वामित्व की अवधारणा क्या है। आंग्ल विधि, आंग्ल विधि में स्वामित्व की क्या अवधारणा है? जो आंग्ल विधि है यानी कि ये अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों की विधि है। अंग्रेजों की विधि में कब्जे की अवधारणा पहले आई थी। कब्जा की अवधारणा, कब्जे की जो अवधारणा थी स्वामित्व की अवधारणा से पहले, स्वामित्व की अवधारणा से पहले प्रकट हुई या पहले उत्पन्न हुई। रोमन विधि में हमने देखा था कि स्वामित्व की अवधारणा पहले पनपी थी और स्वामित्व की अवधारणा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों की जो विधि थी उसमें कब्जे की अवधारणा का जो उदय है पहले हुआ था, उसके बाद में स्वामित्व की अवधारणा आई थी। क्योंकि अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो वह उस चीज़ का अपने आप स्वामी बन जाता है, जबकि यह तथ्य गलत होता है। मान लो किसी का कोई मकान है, ये किसी का कोई मकान है और ये मकान खाली पड़ा है और कोई व्यक्ति जाके इस पर कब्जा कर लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका मालिक है। इसलिए ये जो अवधारणा है वो गलत मानी जाती है कि कब्ज़ा पहले नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के पास में भौतिक रूप से तो नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन उसके पास वैधानिकता भी होनी चाहिए। इसी के मत में अंग्रेज़ों की जो विधि थी उसके बारे में एक विद्वान हुए हैं होल्ड्सवर्थ। उन होल्ड्सवर्थ ने इसके बारे में कहा है कि आंग्ल विधि ने कब्जे की अवधारणा, आंग्ल विधि ने कब्जे की अवधारणा के विकास, आंग्ल विधि ने कब्जे की अवधारणा के विकास द्वारा ही स्वामित्व की अवधारणा को एक संपूर्ण अधिकार जैसे स्वीकार किया। तो होल्ड्सवर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि कब्जे की जो अवधारणा है वो स्वामित्व की अवधारणा से पहले आई थी। यानी कि वो कह रहे हैं कि कब्जे की अवधारणा आई और उस कब्जे की अवधारणा का विकास हुआ और उसी के विकास से इंग्लैंड में स्वामित्व की अवधारणा का जो है जन्म हुआ एक संपूर्ण अधिकार के रूप में। तो इस तरह से हमने देखा कि रोमन विधि और आंग्ल विधि में
स्वामित्व की अवधारणा क्या है। रोमन विधि में हमने देखा कि स्वामित्व की अब जो अवधारणा है वो सबसे पहले रोमन विधि में उसका विकास हुआ था, और वहाँ पर जो स्वामित्व है उसको रोमन विधि में डोमिनियम कहा जाता है, कब्जे को पोसेसियो कहा जाता है। और डोमिनियम का जो अर्थ होता है वो होता है वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, पोसेसियो का अर्थ होता है वस्तु पर भौतिक रूप से नियंत्रण। और रोमन विधि में ये जो स्वामित्व की अवधारणा है उसको कब्जे की अवधारणा से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। आंग्ल विधि में हमने देखा कि कब्जे की जो अवधारणा है वो स्वामित्व की अवधारणा से पहले आई, और इसके बारे में होल्ड्सवर्थ भी कहते हैं कि आंग्ल विधि ने कब्जे की अवधारणा के विकास के साथ द्वारा ही स्वामित्व की अवधारणा को एक संपूर्ण अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि पहले कब्जे की अवधारणा आई, फिर उसका विकास हुआ, उसके बाद में स्वामित्व की अवधारणा एक संपूर्ण अधिकार के रूप में स्वीकार की गई आंग्ल विधि में। अब हम देखेंगे कि जो पश्चिमी कुछ विचारक हुए हैं, उन विचारकों ने स्वामित्व की अवधारणा के बारे में अपने विचार क्या प्रस्तुत किए, तो उन विचारकों के बारे में हम जानेंगे। तो पश्चिमी जो विचारक हुए हैं, ये पश्चिमी अवधारणा के अंतर्गत ही आते हैं ये पश्चिमी विचारक। और पश्चिमी विचारकों में पहले विचारक हैं जिनको हम लेंगे वो हैं ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन के बाद में हम एक सॉलमंड हैं, हॉलैंड हैं, हर्बर्ट हैं, उनको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑस्टिन। ऑस्टिन ने स्वामित्व की अवधारणा के बारे में क्या कहा है। ऑस्टिन कहते हैं कि स्वामित्व जो होता है, ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो स्वामित्व है, ये स्वामित्व व्यक्ति के बीच में प्लस वस्तु के बीच में, किस के बीच में, व्यक्ति के बीच में प्लस वस्तु के बीच में संबंध होता है। व्यक्ति और वस्तु के बीच में संबंध का नाम ही स्वामित्व है, ये ऑस्टिन कहते हैं। ठीक, वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर इनकी हम परिभाषा देखें, अगर ऑस्टिन की हम परिभाषा पर विचार करें कि परिभाषा उन्होंने क्या दी है, परिभाषा से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने कहा है स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु कैसी होगी, निश्चित। स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार होता है। स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर एक ऐसा अधिकार है, और ये अधिकार कैसा होता है, जो वो कह रहे हैं कि स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर एक ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से कैसा होगा, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित होगा। उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित, अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। अब इन चीज़ों का क्या अर्थ होता है। ऑस्टिन कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो ये व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और ये एक कार है, ये एक कार है। ठीक, वो कह रहे हैं कि एक निश्चित वस्तु है, यानी कि ये कार एक निश्चित वस्तु है। ठीक है, और व्यक्ति का इस पर क्या है, अधिकार है। कैसा अधिकार होगा, यानी कि ऐसा अधिकार होगा कि इस अधिकार के माध्यम से इसका जो उपयोग है वो कैसा, अनिश्चित उपयोग कर सकते हैं। कितना ही उपयोग करे इसका, दिन में करे, रात में करे, दोपहर में करे, कितना भी उपयोग करे, उपयोग की दृष्टि से बिल्कुल अनिश्चित अधिकार होता है उसका। व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित, यानी कि इसको कभी भी वो बेच सकता है। ठीक है, इसको वो किराए पे दे सकता है, यानी कि वो कभी भी बेच सकता है, कभी भी किराए, उस पर कोई भी बंधन नहीं है। अनिर्बंधित का मतलब है किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना होना, और व्ययन का मतलब है बेचना या विक्रय करना, किराए पे देना। तो व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित अधिकार है उसका। अवधि की दृष्टि से असीमित, यानी कि ये इसी के पास रहेगी ताउम्र। अगर वो इसका जो स्वामित्व है किसी और को नहीं देता,
जब तक इसकी अपनी इच्छा के अनुसार वो इस स्वामित्व किसी और को नहीं देता, तब तक ये कार उसी के पास रहेगी, उसी के स्वामित्व में रहेगी। अगर ये मर भी जाता है तो इसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको इसका स्वामित्व मिल जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि स्वामित्व जो होता है वो एक निश्चित वस्तु पर एक व्यक्ति का ऐसा अधिकार होता है जो उपयोग की दृष्टि से तो अनिश्चित होता है, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित होता है और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। ये हैं ऑस्टिन, पश्चिमी विचारक। इन्होंने स्वामित्व को जो बताया है, स्वामित्व के बारे में कहा है कि व्यक्ति और वस्तु के बीच में, हमने देखा यहाँ पे व्यक्ति है और वस्तु है, इन दोनों के बीच में संबंध है। संबंध कैसा है? अधिकारों का है। और अधिकार कैसे होंगे? उपयोग की दृष्टि से, व्यय की दृष्टि से और अवधि की दृष्टि से। तो ऑस्टिन की ये विचारधारा है। अब ऑस्टिन की ये जो विचारधारा है, उन्होंने ये जो चीज़ें कही हैं, उपयोग, व्यय और अवधि, इसी की दृष्टि से ये जो ऑस्टिन है उनकी इस परिभाषा की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। कुछ उस आलोचना को देखेंगे कि आलोचना किस प्रकार की जाती है। तो हम ऑस्टिन की आलोचना पढ़ेंगे। अब हम ऑस्टिन की आलोचना। ऑस्टिन की आलोचना, पहली जो आलोचना है ऑस्टिन की वो ये है, यानी कि वो कहते हैं कि किसी निश्चित वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार होना, और अधिकार 3 तरह के बताए उन्होंने। तो इसमें आलोचना पहले ये आती है, वो आलोचक कहते हैं कि स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व एक अधिकार नहीं होता है, एक अधिकार नहीं, स्वामित्व एक अधिकार नहीं अपितु अधिकारों का समूह है। पहली जो आलोचना है वो आलोचक ये कहते हैं कि स्वामित्व एक अधिकार नहीं है अपितु अधिकारों का समूह है। स्वामित्व क्या है? अधिकारों का समूह है, जिसमें से यदि कुछ अधिकार किसी और को दे दिए, किसी और को दे दिए जाएं, तब भी स्वामित्व समाप्त नहीं होता। अब इस चीज़ का क्या अर्थ है वो हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे ये कार है, ठीक है, ये कार है, वो कह रहे हैं कि स्वामित्व एक अधिकार नहीं है, यानी कि अपितु अधिकारों का समूह है। ये कह रहे हैं कि जैसे एक अधिकार नहीं है, जैसे मान लो ये जो कार है, इसको ये जो ए व्यक्ति है बी व्यक्ति को क्या करता है? किराए पे दे देता है, किराए पे दे। अब ये जो बी व्यक्ति है इसको कितना भी चलाएगा, मान लो इसने 2 दिन के लिए किराए पे लिए, तो 2 दिन में वो कितना भी चलाएगा, तो ये चलाने के जो अधिकार हैं वो बी व्यक्ति के पास आ गए, ठीक है। तो यानी कि ए व्यक्ति के पास में स्वामित्व अभी भी है, इसका जो स्वामित्व अभी भी है, इसके कागज़ अभी भी इसी के पास हैं, और इसने कुछ समय के लिए इसके कुछ अधिकार किसको दे दिए? बी व्यक्ति को दे दिए। यही ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वामित्व है वो एक अधिकार नहीं होता है, बल्कि जो अधिकारों का समूह होता है, ठीक है। इसमें से अगर कुछ अधिकार किसी और को दे दिए जाएं तब भी स्वामित्व समाप्त नहीं, यानी कि इसने जो अधिकार हैं, कुछ अधिकार, जैसे इस कार को 2 दिन के लिए चलाने के अधिकार इसको दे दिए बी को, तो अधिकार भले ही दे दिए लेकिन स्वामित्व इसके पास रहेगा, ठीक है। इसके पास जो अधिकारों का समूह था उसमें से कुछ अधिकार, यानी कि कार को 2 दिन के लिए चलाने का अधिकार बी को दे दिए। तो पहली आलोचना ये होती है कि अधिकार एक नहीं है, अधिकारों का समूह है, ठीक है। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि ऑस्टिन जी, ये जो स्वामित्व है वो एक अधिकार नहीं है, अधिकारों का समूह है। अगर कुछ अधिकार दूसरों को दे देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरी जो आलोचना है वो ये है कि व्यय का अधिकार
बेन का अधिकार अनिर्बंधित नहीं है। कैसा नहीं है? अनिर्बंधित नहीं है, क्योंकि सरकार इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये कार है, मैं कार का ही एग्जांपल ज़्यादा दूंगा तो चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगी। कार को सब जानते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं बेन का अधिकार अनिर्बंधित नहीं है। बेन का अधिकार मतलब ये कहने का कि इस चीज़ को खर्च करने का अधिकार, जैसे मान लो भले ही कोई व्यक्ति इस कार का मालिक है, ठीक है, सरकार ने कह रखा है कि रोड पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस पे एक बंधन हो गया। अब आप इसको 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते। अगर आप 90 किलोमीटर प्रति से ज़्यादा चलाओगे तो ये क्या होगा? ये कानून का उल्लंघन होगा और सरकार इस पर प्रतिबंध लगा देगी, आपको सज़ा भी दे सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो बेन का अधिकार है वो अनिर्बंधित नहीं है, सरकार इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। सरकार क्या कर सकती है? वो इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ये होती है दूसरी आलोचना ऑस्टिन की। अब हम ऑस्टिन की तीसरी आलोचना को देखेंगे। तीसरी आलोचना क्या है ऑस्टिन की? तीसरी आलोचना वो कहते हैं कि स्वामित्व की अवधि असीमित नहीं है। स्वामित्व की अवधि असीमित नहीं है, क्योंकि सरकार या राज्य जनता के हितों के लिए स्वामित्व को छीन सकती है। यानी कि ये जो विद्वान कह रहे हैं वो ऑस्टिन से कि ऑस्टिन जी आपने जो चीज़ बताई है कि ये अवधि की दृष्टि से असीमित है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार चाहे, राज्य चाहे तो जनता के हितों के लिए स्वामित्व छीन सकती है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे छीन सकती है। जैसे मान लो सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि सरकार एक 4 लेन का एक हाईवे बनाना चाहती है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 4 लेन का हाईवे बनाना चाहती है। अब ये हाईवे जा रहा है साहब, ये जा रहा है, इधर जा रहा है, हाईवे बन रहा है। अब इस जगह पे क्या है? एक व्यक्ति का खेत आ गया। क्या आ गया? खेत आ गया, ठीक है। अब इस हाईवे को यूँ तो अचानक नहीं मोड़ सकते या यूँ नहीं मोड़ सकते, तो क्या करेगी सरकार? भले ही कोई इस खेत का किसी के पास स्वामित्व है, लेकिन सरकार क्या करेगी? इस स्वामित्व को छीन लेगी। किसके लिए छीनेगी? जनता के हितों के लिए छीनेगी, ठीक है। जनता के हितों के लिए वो है हाईवे बना रही है, इसलिए सरकार क्या करेगी? जनता के हितों के लिए इसको छीन लेगी। इसलिए कह रहे हैं विद्वान के ऑस्टिन जी, देखिए सरकार ने इसको छीन लिया, ये अवधि की दृष्टि से असीमित नहीं है, इस पर भी क्या है? सीमितता है। तो इस तरीके से 3 तरह से इसकी आलोचनाएं दी गई हैं। और आरएसमैन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो ये आ जाएगा कि ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व की क्या परिभाषा है, ऑस्टिन की स्वामित्व की आलोचनाओं को बताइए, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको डायरेक्ट पुटअप करना है, शॉर्ट शब्दों में करना है, जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से। अब हम दूसरे लेते हैं। एक विद्वान है पश्चिमी विचारकों में, दूसरे नंबर पर आते हैं सालमन। इसको कई जगह पे सोलमंड भी लिखा होता है और कई जगह पे सोमंड भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी लिखा जाए इसका मतलब यही है, सामंड या सोलमंड। ये कहते हैं, देखो ऑस्टिन ने क्या कहा था? ऑस्टिन ने कहा था कि व्यक्ति प्लस वस्तु के बीच में जो संबंध है वही स्वामित्व है, जबकि सोलमंड क्या कह रहे हैं? सोलमंड कह रहे हैं कि व्यक्ति के बीच प्लस व्यक्ति में जो अधिकार होते हैं, व्यक्ति में जितने भी अधिकार होते हैं, उन अधिकारों के बीच में जो संबंध होता है वही स्वामित्व होता है। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सोलमंड।
ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति में निहित अधिकार, उनके बीच में जो संबंध होगा वह संबंध स्वामित्व कहलाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं सामंत। अब इनको हम परिभाषा के रूप में देखते हैं कि इन्होंने परिभाषित रूप में क्या कहा है। अभी तक तो हम ये समझ कि सामंत क्या कह रहे हैं। सामंत कह रहे हैं कि व्यक्ति के बीच में और व्यक्ति के अंदर ही जो अधिकार होंगे, उन अधिकारों के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध क्या कहलाएगा, स्वामित्व कहलाएगा। ठीक है, तो सामंत कहते हैं कि स्वामित्व व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों, स्वामित्व व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के बीच का संबंध है। अधिकारों के बीच का संबंध है। अधिकारों के बीच का संबंध है। वो कहते हैं कि स्वामित्व किसी व्यक्ति में निहित, स्वामित्व किसी व्यक्ति में निहित समस्त अधिकार हैं। यानी व्यक्ति में जितने भी अधिकार होते हैं, जितने भी यानी कि समस्त अधिकार, वही क्या होते हैं, स्वामित्व के। स्वामित्व किसी व्यक्ति में निहित समस्त अधिकार हैं और इन अधिकारों को जिन्हें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्हें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग करता है। यानी कि सालमंड कह रहे हैं कि जो स्वामित्व है वो व्यक्ति के बीच में तथा उसमें निहित अधिकार, समस्त अधिकार, और इन अधिकारों का जो है प्रयोग, यानी कि अपने स्वामित्व का प्रयोग व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग में करता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार हैं, उन अधिकारों का स्वामित्व है, उस स्वामित्व के आधार पर ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए रोक सकता है, उसको उन अधिकारों का प्रयोग उनके विरुद्ध कर सकता है। ठीक है, अब इनकी जो परिभाषा है, ये जो परिभाषा है स्वामित्व तथा उसमें स्वामित्व व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के बीच का संबंध है, वो ऑस्टिन की परिभाषा से किस प्रकार भिन्न है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि स्वामित्व की परिभाषा या स्वामित्व की परिभाषा के बारे में ऑस्टिन और सामंत के विचार किस प्रकार से अलग हैं, तो ऑस्टिन और सामंत के जो विचार हैं वो किस तरीके से। ऑस्टिन ने तो व्यक्ति प्लस वस्तु के बीच का जो संबंध है वो अधिकार माना है। सामंत ने व्यक्ति तथा उसमें निहित अधिकारों के बीच में संबंध माना है। ये जो है सामंत तो अमूर्त रूप दे रहे हैं। अधिकार किसी को दिखते थोड़ी हैं भाई, किसी के अधिकार किसी को दिखते थोड़ी हैं, तो अधिकार दिखते नहीं है, यानी कि ये क्या है, स्वामित्व अमूर्त रूप बताते हैं। सामंत स्वामित्व का अमूर्त रूप देते हैं, जबकि ऑस्टिन कहते हैं कि वस्तु हमें दिखाई देती है, तो ये क्या है, स्वामित्व का मूर्त रूप प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरा इनके बीच में ये डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस है कि ये तो व्यक्ति प्लस वस्तु के बीच में संबंध बता रहे हैं। दूसरा डिफरेंस है कि ये तो मूर्त रूप देते हैं और ये अमूर्त रूप के बारे में बताते हैं। ये सामंत के और ऑस्टिन की परिभाषा के मध्य में अंतर है। और सामंत ने स्वामित्व के बारे में कहा है कि स्वामित्व क्या है, व्यक्ति में और उसमें निहित अधिकार, यानी कि मेरे पास कोई अधिकार है, उस अधिकार को मैं दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग कर सकता हूँ, वही क्या है, वही स्वामित्व है। अधिकार का होना ही स्वामित्व होता है, वो ये कहते हैं। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे, जैसे मान लो कि ये कार है ना, तो सामंत कह रहे हैं कि इस कार को चलाने का अधिकार मेरे पास है। सामंत कह रहे हैं कि ये जो अधिकार है ना, यही स्वामित्व है। कार पे मेरा स्वामित्व नहीं है, कार को चलाने पे मेरा स्वामित्व है। चलाने का जो अधिकार है उस पर मेरा स्वामित्व है, और इसी अधिकार के आधार पर मैं दूसरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को इस
कार को चलाने से रोक सकता हूँ। इसी में यही वो कहना चाह रहे हैं कि स्वामित्व किसी व्यक्ति में निहित समस्त अधिकार है, यानी कार को चलाने का जो अधिकार है उस अधिकार को ही स्वामित्व माना है सालमन ने, ठीक है। और वो कहते हैं दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध इसका प्रयोग करेगा, इसी अधिकार के माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति को रोकेगा कि भाई ये इस कार को चलाने का स्वामित्व मेरे पास है, आपके पास नहीं है, इसलिए वो इसको रोक देगा। अब सामंत के अनुसार स्वामित्व में कौन कौन से अधिकार होते हैं वो देखेंगे हम। तो सामंत के अनुसार निम्नलिखित अधिकार होते हैं, निम्नलिखित अधिकार होते हैं स्वामित्व में। कौन कौन से अधिकार होते हैं स्वामित्व में? अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामंत के अनुसार स्वामित्व में कौन कौन से अधिकार होते हैं, तो इसका जवाब होगा एक तो कब्जे का अधिकार होता है, कब्जे का अधिकार। नंबर 2 उपभोग तथा उपयोग का अधिकार। सामंत के अनुसार स्वामित्व में कौन कौन से अधिकार होते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। सामंत कहते हैं कि किसी वस्तु के कब्जे का जो अधिकार होता है, उपभोग तथा उपयोग का अधिकार होता है, व्ययन तथा वस्तु को नष्ट करने का अधिकार, व्ययन तथा वस्तु को नष्ट करने का अधिकार होता है। चौथा वो कहते हैं कि असीमित काल तक स्वामित्व, असीमित काल तक स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार। और अवशिष्ट अधिकार। ये 5 तरीके के जो अधिकार होते हैं, ये 5 तरीके के अधिकार जो होते हैं, एक ये वाला अधिकार, ये अधिकार, ये अधिकार, ये अधिकार और ये अधिकार। सामंत कहते हैं कि ये जो अधिकार हैं वही स्वामित्व है, ठीक है। यानी कि वस्तु पे कब्जा करने का अधिकार, उसको कितना भी उपभोग और उपयोग करने का अधिकार, व्ययन वस्तु को नष्ट करने का अधिकार, असीमित काल तक स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार, अवशिष्ट अधिकार, ये सभी जो अधिकार होते हैं वही मिलकर स्वामित्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये है अपने सामंत के स्वामित्व के संबंध में अधिकार कि स्वामित्व में कौन कौन से अधिकार होते हैं। अब इस सामंत जो हैं उनकी भी आलोचना हुई है, सामंत की भी आलोचना हुई है। तो सामंत की आलोचना क्या है? सामंत की आलोचना, जो पहली आलोचना हुई है सामंत की, वो ये है, वो विद्वान कहते हैं कि सामंत जी, ये जो स्वामित्व है, स्वामित्व किसी वस्तु का होता है, स्वामित्व जो है किसी वस्तु का होता है, स्वामित्व किसी वस्तु का होता है, ना कि अधिकार का। किसी वस्तु का होता है, ना कि अधिकार का। अधिकार का कोई स्वामित्व नहीं है भाई, स्वामित्व तो वस्तु का होता है, विद्वान ये कह रहे हैं। दूसरी इनकी आलोचना ये है कि स्वामित्व का निराकार रूप, स्वामित्व का निराकार रूप। हमने देखा कि ये अमूर्त रूप के बारे में बता रहे थे। अधिकार किसी को दिखते ही नहीं है भाई, मेरे को क्या पता कि कोई कार रखी है उस पर किसका अधिकार है ना, उस वस्तु पर किसका अधिकार है ये हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि स्वामित्व का जो मूर्त रूप होता है, विद्वान कहते हैं वही अधिकार होता है, ठीक है, वही स्वामित्व होता है। स्वामित्व का निराकार रूप समझना भाई, अन्य विद्वान कह रहे हैं कि सामंत जी, स्वामित्व का जो निराकार रूप है वो समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि स्वामित्व का जो निराकार रूप है उसे समझना जटिल है, और स्वामित्व किसी वस्तु का होता है, अधिकार का नहीं होता है। इस तरह की 2 आलोचनाएं सामंत की हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी उसको हम यहीं समाप्त करेंगे। आज हमने जो स्वामित्व है उस स्वामित्व के अर्थ के बारे में पढ़ा और स्वामित्व की अवधारणा के बारे में पढ़ा।
इस अवधारणा में हमने 2 अवधारणाएं देखी थी। एक तो हमने पश्चिमी अवधारणा देखी और पश्चिमी अवधारणा भी अपनी चल रही है। इस पश्चिमी अवधारणा हमने रोमन विधि भी देखी थी हमने, रोमन विधि क्या कहती है इसके बारे में, और हमने आंग्ल विधि देखी थी कि स्वामित्व के बारे में आंग्ल विधि क्या कह रही है। और इसके कुछ विचारक थे, उन विचारकों के बारे में हमने जाना, और विचारकों हमने ऑस्टिन को जाना और इसके बाद में सामंड को जाना। अब हम कल 2 विचारक और रह रहे हैं हमारे, एक तो हॉलैंड है, हॉलैंड ने क्या कहा है इसके बारे में, स्वामित्व के बारे में, और हार्वर्ड ने स्वामित्व के बारे में क्या कहा है। हम इनको पढ़ेंगे और स्वामित्व के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।